हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट डिसीजन चैनल में स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसा कि हम पिछली क्लास में शुरू से करते चले आ रहे हैं, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, आप मेहनत भी काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो आप इस वीडियो से जुड़ रहे हैं क्योंकि हर वीडियो के अंदर मैं इस तरीके से प्रश्न करा रहा हूँ कि जिस तरीके से आपका जो सिलेबस दिया यूपी पैट का वो पूरा कवर हो जाए। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपने ये 10 वीडियो देख ली तो 10 वीडियो में आपको पूरा सार, पूरा निचोड़ मिल जाएगा उस पूरे सिलेबस का। और यहीं से ज़्यादा मोस्टली जितने भी प्रश्न बनने हैं वो यहीं से मिलेंगे तुम्हें। ज़्यादातर जो मॉडरेट और इजी प्रश्न होंगे वो इस वीडियो से मिल जाएंगे। टफ की बोल नहीं सकते, लेकिन कम से कम 70 से कम से कम 80% तो प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाएंगे लगभग। नहीं, आप यूपी पेट के एग्ज़ाम वाले दिन देखना कि आपको कितना कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ एग्ज़ाम में कुछ हमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, जब ये वीडियो के प्रश्न जब वहाँ आपको डायरेक्ट दिखाई देंगे। तो अब हम टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे अपनी वीडियो के अंदर चलते हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को फोड़ते हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 कर रहे हैं और मैं आपसे ये बोल रहा हूँ जो जीएस और जीके के अंदर जीके और जीएस और हिंदी और करंट आनी है वो यहीं से मिलेगी, आपको टेंशन न लेना, ठीक है। तो अब देखो प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, तो इसमें पूछना चाह रहा है कि सौर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। आपने अगर पढ़ा है तो बताएं, अगर ना पता हो तो आप केवल ध्यान से सुने। इसमें मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं पेपर की दृष्टि से। तो देखो, सौर मंदिर भारत किस राज्य में स्थित है, इसका आंसर अगर आपको पता हो तो देख लेना, अगर नहीं पता है तो इसका आंसर तो हो जाएगा वैसे तुम्हारा उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, आंसर हो जाएगा ए। अगर हम थोड़ी सी और इधर बात करें तो देखो, केरल के अंदर एक प्रश्न बन सकता है पेपर में इम्पोर्टेंट कि डच, ये पूछ लेगा आपसे डच महल कहाँ पर है। क्या पूछ लेगा? डच महल। तो इसको याद रखना, केरल में डच महल। अगर इस तमिलनाडु की बात की जाए तो तमिलनाडु से प्रश्न कई बन सकते हैं कि देखो, एक मंदिर पूछ लेता कांचीपुरम मंदिर। कौन सा? कांचीपुरम मंदिर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ये आ सकता है पेपर में, कांचीपुरम मंदिर। एक आपसे पूछ सकता है महाबलीपुरम मंदिर, महाबलीपुरम मंदिर। तो ये दोनों मंदिर कहाँ पर पड़ेंगे? तमिलनाडु के अंदर। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कांचीपुरम मंदिर और महाबलीपुरम दोनों यहाँ पड़ेंगे, ठीक है, तमिलनाडु। केरल में डच महल एक पर्यटन स्थल है, ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र से भी प्रश्न बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के अंदर दो गुफाएं बहुत पूछता है। एक अजंता की गुफाएं, ध्यान रखना ये कौन सी है? अजंता की गुफाएं। और एक पूछता है एलोरा गुफाएं। कहाँ पर? एलोरा की गुफाएं। ये दोनों गुफाएं आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ेंगी। कहाँ पड़ेंगी? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। तो इसको ध्यान रखना कि महाराष्ट्र के अंदर एक अजंता गुफाएं और एक एलोरा गुफाएं, ये दोनों कहाँ पड़ेंगी? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हमारा पहला होता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा, कंठ शोधन नामक न्यायालय का प्रचलन किस साम्राज्य में था। तो इसको ध्यान से देखिए कि क्या पूछना चाह रहा है ये कंठ शोधन। तो देखो, ये भी कोई काफ़ी क्वेश्चन, एक नया प्रश्न टाइप का दिख रहा है हमें। तो इसका आंसर हो सकता है मौर्य। क्या हो जाएगा? मौर्य। कंठ शोधक नामक न्यायालय का प्रचलन साम्राज्य किस में था? मौर्य में। अगर हम थोड़ा सा इधर ऑप्शन में बात करें राष्ट्रकूट, तो देखो राष्ट्रकूट से क्वेश्चन पूछता है एक एलिफेंटा गुफा। कौन सी? एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा ये तुम्हारे कहाँ पड़ती है? मुंबई में। कहाँ पड़ेगी? मुंबई में। इन राष्ट्रकूटों ने बनाई थी ये। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अभी मैंने जो दो प्रश्न बताए थे, एक अजंता की गुफाएं और एक एलोरा। अजंता की पूछे किसने बनाई, तो अजंता की बनाई थी गुप्त शासकों ने, ठीक है, गुप्त शासकों ने। और एलोरा की पूछ ले तो बौद्ध समुदाय के लोगों ने, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें कुषाण, तो कुषाण से भी एक प्रश्न बन सकता है कि कुषाण से क्या प्रश्न बनता है। तो कुषाण वंश का एक लोकप्रिय शासक था जो पूछ लेता है पेपर में, लोकप्रिय शासक, उसका नाम था कनिष्ठ। क्या था? कनिष्क बोल सकते हैं उसे, या कनिष्ठ। तो कुषाण वंश का एक लोकप्रिय शासक कौन रहा है? कनिष्ठ। तो इसको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इधर देखें चोल, तो ये चोल का संस्थापक पूछता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक था विजयालय, ठीक है, विजयालय। इसको ध्यान से लिख दे रहा हूँ मैं एक बार। तो देखो, इसको इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। अगर आपसे पूछे कि चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा? विजयालय, ठीक है, ये है इसका आंसर, विजयालय। कुषाण वंश का मैंने कनिष्ठ बता दिया। और मौर्य की बात किया तो देखो, मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका जो गुरु थे, इनके गुरु थे तुम्हारे चाणक्य, उनका नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य, और उन्होंने अर्थशास्त्र बुक लिखी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। देखो, पिछली वीडियो में बता हुआ प्रश्न आया ये कि सबसे पुराना वेद पूछ रहा है, तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा? सबसे पुराना हो जाएगा ऋग्वेद। कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। अब ध्यान से देखना, इन तीन ऑप्शन और दिए, इनको और सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जैसे यजुर्वेद है ये, तो यजुर्वेद एक गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, ठीक है, काय मिलता है, गद्य और पद्य। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछेगा गद्य और पद्य कौन से वेद में, तो यजुर्वेद। अगर साम वेद की बात की जाए तो साम वेद को बोलते हैं संगीत का वेद। क्या बोलते हैं? संगीत का वेद, ध्यान रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। किसका वेद बोलेंगे? संगीत का वेद। अगर अथर्ववेद की बात किया तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। एक तो नवीनतम वेद बोलते हैं, नवीनतम मतलब नया वेद माना जाता है, और एक इसको बोलते हैं जादू टोना का वेद, ठीक है। तो चार ऑप्शनों को एक बार फिर से सुन लीजिए। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, और ऋग्वेदों में पहले भी क्वेश्चन बता चुका हूँ कि इसके अंदर देखो एक सूक्त और वो पूछ लेता है कभी कभार मंडल, 10 मंडल हैं और 1028 इसके अंदर सूक्त हैं। और इसके ऋग्वेद के अंदर तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र पाया जाता है, ठीक है, गायत्री मंत्र मिलता है। और अगर इसकी बात की यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों मिलता है। और सामवेद की बात की जाए तो संगीत, यहाँ पर इसको संगीत का वेद ही बोलते हैं। अथर्ववेद की बात किया तो नवीनतम वेद, और ये जादू टोना, इन दोनों का वेद है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति किस पदार्थ की उपयोग करके बनाएगी? अब देखो पहले तो अब ये पूछ रहा है, वैसे पेपर में ये पूछता है डायरेक्ट कि ये जो प्रसिद्ध जो नर्तकी मूर्ति है ये कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो अगर ये पूछता कहाँ से प्राप्त हुई तो आंसर आता मोहनजोदड़ो। क्या आएगा? मोहनजोदड़ो। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अगर आप लोगों सभी लोगों ने पढ़ा हुआ ये कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। अब दूसरी बात, मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? ये पहले बता चुका हूँ, सिंधु नदी किनारे। कौन सी है? सिंधु नदी किनारे। अब ये पूछ रहा है कि नर्तकी मूर्ति बताओ, तो ये है कांसा। आंसर क्या है? कांसे की बनी हुई थी ये, ठीक है। अब देखो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, ये टेराकोटा लिखा हुआ है, ये हड़प्पा सभ्यता के समय में इस टेराकोटा को क्या कहा जाता था? मतलब ये टेराकोटा क्या चीज़ है? तो ये आग में पकी हुई ईंट को कहा जाता है। आग में पकी हुई ईंट को, इसको याद रखना, पेपर में बन सकता है कि आग में पकी हुई ईंट को क्या कहते थे? तो टेराकोटा, ठीक है। तो ये प्रश्न याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट पर आया? अब देखो भारत में सबसे पहले किस विदेशी यात्री ने सबसे पहले कदम रखा? तो सबसे पहले रखा वास्को डिगामा। कब रखा? तो 1498। ये सभी को बताओ, नॉर्मल प्रश्न है। अब ये कालीकट कोझिकोड कहाँ पर है? तो ये पड़ता है केरल में। कहाँ पर? केरल में। अब एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि ये जब वास्को डिगामा ये कालीकट पर आया तो इसका स्वागत किसने किया था? तो इसका स्वागत किया था जमीरिन ने। किसने किया था? जमीरिन ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। तो ये कहाँ से आया था? तो पुर्तगाल से आया था, पुर्तगाली राजधानी लिस्बन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न और याद आ गया। एक प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि पुर्तगाली है ना, ये पुर्तगाली ये अंतिम समय तक स्वतंत्रता प्राप्ति होने के बाद भी ये गोवा पर इन्होंने राज्य किया। कहाँ पर? गोवा पर। और ये लास्ट में गए हैं गोवा से, ध्यान रखना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। 1857 की क्रांति से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी आप याद रख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति के ऊपर अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी है, तो आंसर तो हो जाएगा बी.डी. सावरकर, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इस बी.डी. सावरकर पर ही थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, तो इनको देखो ध्यान से सुनना। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि ये बी.डी. सावरकर से कई एग्जाम रिपीट हो रहे हैं इस समय एग्जाम में, तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो ध्यान से देखना कि बी.डी. सावरकर से क्या क्या क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा अभिनव भारत सोसाइटी। क्या बनेगा? अभिनव भारत सोसाइटी, ठीक है। राइटिंग सही नहीं आ रही है, लेकिन तुम सुनते रहो बस, और आपने पढ़ा भी होगा कुछ तो थोड़ा ध्यान भी आ रहा होगा। तो अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की है? बी.डी. सावरकर। इसके अलावा एक प्रश्न ये पूछता है हिंदू महासभा दल, हिंदू महासभा ये एक दल था, इसकी स्थापना किसने करी है? बी.डी. सावरकर ने। तो 2 पॉइंट समझ में आए। तीसरा, इसने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना करी है। किसकी? फ्री इंडिया और सोसाइटी, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से, 3 चीज़ें इसने की है। दोबारा से देखो, एक बार फिर से सुन लो बस तुम। मैंने पहला प्रश्न बोला कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना, दूसरा मैंने बोला हिंदू महासभा, और तीसरा मैंने बोला फ्री इंडिया सोसाइटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है तीनों। इसके अलावा इन्होंने मित्र मेला भी लगवाया। क्या लगवाया? मित्र मेला। यहाँ से ही प्रश्न हो जाता है, मित्र मेला, ठीक है। इनके जितने भी प्रश्न बनता पूरा पोस्टमार्टम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 प्रश्न तो ये हो गए। इसके अलावा 5वीं एक इसकी पुस्तक पूछ लेता है कि पुस्तक बताओ। तो पुस्तक पूछेगा तो पुस्तक देखो, इसकी पुस्तक भी है एक इम्पोर्टेंट है, एक सेकंड, इसकी पुस्तक है
द हिस्ट्री ऑफ द बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट। तो दोबारा सुन लो, इस इनकी क्या पुस्तक है, द हिस्ट्री ऑफ द बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये पुस्तक है। इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन एक ये बनता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इनको एक जेल भेज दिया गया था, ठीक है, अंडमान निकोबार में एक जेल थी, अंडमान निकोबार में जेल थी, सेलुलर जेल। कौन सी? सेलुलर जेल। तो वहाँ इनको भेज दिया था, आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई सेलुलर, और सेलुलर जेल को बोलते हैं काला पानी की सज़ा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में भेज दिया। बस आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। तो अब देखो, ये आपको नया प्रश्न सा लग रहा होगा कि निम्न में से किसने लंदन में विलियम हर्ट कर्जन वाली की हत्या की थी। तो अब देखो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये नया ही आंसर है इसका कि मदन लाल डींगरा। तो इनका ये है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखो ऑप्शन में देखें तो एक व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है इसमें, खुदीराम बोस। इससे पहले मैं इनकी जानकारी बता चुका हूँ, खुदीराम बोस ये एक ऐसा व्यक्ति है कि इसको बहुत कम उम्र में फांसी की सज़ा दे दी थी। कम उम्र में क्या दी थी? फांसी की सज़ा। तो कम उम्र में फांसी की सज़ा किस व्यक्ति को दी? खुदीराम बोस। और एक था व्यक्ति प्रफुल्ल चाकी। कौन था? प्रफुल्ल चाकी। इन दोनों ने प्लान बनाया था कि मुजफ्फरपुर के एक जज थे, उनका नाम था किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने का प्रयत्न किया इन्हें। तो वहाँ पर हत्या तो कर नहीं पाए। इन पर जो बम लेके गए थे वो बम 2 महिलाओं के ऊपर गिर गया, तो महिलाओं की मौत हो गई, जिसके कारण इसमें से एक व्यक्ति जो प्रफुल्ल चाकी था उसने तो आत्महत्या कर ली। लेकिन इस व्यक्ति को पकड़ लिया गया, खुदीराम बोस को। इनको 15 से 16 की अवस्था में इनको फांसी दे दी गई। कहीं कहीं किताबों में आपको 18 वर्ष मिलेगा, कहीं कहीं 15, लेकिन 16 इसका लगभग आंसर है, ठीक है, कि इनको 15-16 की अवस्था में, मतलब कम, सबसे कम उम्र की अवस्था में, एक यही स्वतंत्रता सेनानी मान लो एक तरीके के, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं फिर प्रश्न नंबर 8। जलियांवाला बाग, ये देखो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जलियांवाला हत्याकांड ये कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर के पंजाब में हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर के पंजाब में। पहला इंपॉर्टेंट तो प्रश्न ये हो गया। दूसरा, अगर ये पूछे कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, तो देखो इसकी डेट ही पूछ लेता है आपको, तो डेट याद होनी चाहिए, 13 अप्रैल 1919, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था। अब देखो इसमें और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, तो एक प्रश्न तो ये बन सकता है कि ये जलियांवाला हत्याकांड से जो प्रश्न बनेगा कि जलियांवाला हत्याकांड में का एक व्यक्ति था जनरल डायर, उसने गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसमें ऑप्शन देखें 3, तो देखो ऑप्शन से भी हम कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हमें रविन्द्रनाथ टैगोर दिखाई दे रहा है इसके अंदर, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि दी गई है? तो इनको दी गई है गुरुदेव की। किसकी दी गई है? गुरुदेव की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरा, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर को एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। क्या की? नाइटहुड की उपाधि, या हम ऐसे बोल सकते हैं सर की उपाधि। तो इनने इस हत्याकांड में वापस कर दी थी, ठीक है। तो प्रश्न आता है कभी कभी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस कांड में या किस मामले में वापस कर दी? तो जलियांवाला हत्याकांड में। इसी तरीके से महात्मा गांधी को एक मिली थी केसर ए हिंद की उपाधि। किसकी मिली थी? केसर ए हिंद की उपाधि। तो इन्होंने भी वापस कर दी थी। तो ठीक है, 2 प्रश्न बता दिए मैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी उपाधि वापस की? नाइटहुड। और नाइटहुड ना हो ऑप्शन में तो सर आएगा 100%। और महात्मा गांधी ने किसकी दी? केसर ए हिंद की। तो इन दोनों को भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न ये बन सकता है कि महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि है, महात्मा की उपाधि ये किसने दी है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। किसने दी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और एक प्रश्न ये बन जाता है कि इसी के अंदर देखो जो गुरुदेव की उपाधि दी है ना इन्हें, गुरुदेव की उपाधि ये महात्मा गांधी ने दी है। मतलब दोनों ने आदान प्रदान कर लिया कि रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर गुरुदेव की उपाधि पूछे तो महात्मा गांधी आंसर लगाना है। अगर महात्मा गांधी का ये पूछे कि महात्मा किसने कहा है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। इसके अलावा अब ये एक लास्ट ये बच रहा है ऑप्शन हमारे पास, इससे भी एक प्रश्न बन सकता है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से मैं पहले बता भी चुका हूँ। बाल गंगाधर तिलक से आपसे एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि इनकी एक पुस्तक है इनकी, जो देखो इसका नाम है गीता रहस्य। क्या है? गीता रहस्य। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखना, गीता रहस्य। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो देखो गांधी इरविन समझौता की बात कर रहा है, तो ये आप लोगों को ज़्यादातर पता ही होगा सभी लोगों को, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ये हुआ था 4 मार्च, ठीक है, 4 मार्च 1931 में।
इसमें हुआ क्या, इसमें गांधी और इरविन इन दोनों के बीच में समझौता हुआ। उस समझौते में ये बोला गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन सुना होगा आप लोगों ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए घोषणा की गई। ठीक है, इसी में गांधी इरविन समझौता में। तो इसका आंसर यही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखो ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है अगर इसको ध्यान से देखें तो, और यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं हमेशा पेपर के अंदर। स्वतंत्र भारत के पूछ रहा है, मतलब देश आज़ाद होने के बाद, तो प्रथम गवर्नर पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर इसमें यह पूछता कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय तो आंसर क्या होता है? सी राजगोपालचारी। ध्यान रखना, ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। अब लॉर्ड डलहौजी की बात किया तो इन्होंने एक हड़प नीति का सिद्धांत दिया है। किसका? हड़प नीति। इसको भी याद रखना, हड़प नीति का सिद्धांत किसने दिया? लॉर्ड डलहौजी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन। अगर ये पूछता स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो सी राजगोपालचारी। लॉर्ड डलहौजी की बात किया तो मैंने बताया इन्होंने हड़प नीति का सिद्धांत दिया। ठीक है, और बीवी गिरी बचे, ये भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद पर रह चुके हैं। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? तो अब देखो ये आपको थोड़ा सा आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, इंडियन ज्योग्राफी, तो उसके अंदर अगर आपने मैप को देखा होगा तो बहुत सिंपल प्रश्न है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो तुमसे ये पूछना चाह रहा है कि इसमें ये बता दो हमें सीमा किसके साथ नहीं लगती। तो देखो नेपाल के साथ तो लगती है, म्यांमार भी लग सकती है, और नहीं लगती है। ठीक है, और ईरान के साथ भी लगती है। ईरान के साथ कहाँ लगती है? ईरान के साथ ही नहीं तो लगती है। यही तो आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। अब देखो सीमा कितने राज्यों से लगती है, अगर हम पूरा और देखें तो हमारे भारत से एक तो लगती है पाकिस्तान की। ठीक है, पाकिस्तान के बाद ऊपर अफगानिस्तान के उसके जस्ट बगल में चीन। ठीक है, चीन के बगल में नेपाल तो हो गया। नेपाल के आगे बढ़ोगे तो एक पड़ता है भूटान। कौन सा पड़ेगा? भूटान के आगे देखो उधर ये म्यांमार हो गया, और ये बांग्लादेश हो गया। तो इतने राज्य हैं, इतने देश हैं, मतलब जो हमारे भारत से सीमा टच करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 देश दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 तो हो गए, 12। प्रश्न नंबर 12 की बात की जाए तो 12 में दिया देखो, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होगा, फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा नंदा देवी चोटी, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? नंदा देवी चोटी, तो नंदा देवी चोटी का आंसर हो जाएगा तुम्हारा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। सिंपल प्रश्न है। सिक्किम के अंदर एक चोटी बनी हुई है कंचनजंगा, कौन सी है? कंचनजंगा, नाम सुना होगा सभी लोगों ने कि कंचनजंगा ये विश्व की 3 नंबर की चोटी है। कौन सी है? 3 नंबर की। सबसे पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, और सेकंड हो गई K2, और तो तीसरी कौन सी हुई? कंचनजंगा। कहाँ पड़ती है? सिक्किम में। ठीक है, इसको भी याद रखना। अगर आगे हम ध्यान दें तो हिमाचल प्रदेश पूछ रहा है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर देखो 3 वो पूछ लेता है इसके दर्रे। क्या पूछेगा? दर्रे बताओ। तो एक ट्रिक बताई थी मैंने पहली वीडियो में, शराब। कौन सी? शराब। तो 7 हो जाएगा सिप किला दर्रा, और रा से होता है रोहतांग दर्रा, और बा से हो जाएगा बड़ा लाचा दर्रा। तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 7 से सिप किला दर्रा, रा से रोहतांग दर्रा, और बा से बड़ा लाचा। ठीक है, और सिक्किम के अंदर भी 2 दर्रे हैं, इनको भी याद रख लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ जाते हैं यहाँ से। इसकी एक ट्रिक बता दे रहा हूँ तुम्हें, नाज। सिक्किम पे हमें क्या है? नाज। तो ना से हो जाएगा नाथुला दर्रा। ठीक है, और जा से हो जाएगा जयलेपला दर्रा। कौन सा? जयलेपला। तो दोनों हो गई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो देखो तांबे की खान के लिए पूछ रहा है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि तांबे की खान है जो होगा खेतड़ी। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है? राजस्थान का एक जिला है झुंझुनू। कौन सा जिला है? झुंझुनू। देखो ये पूछ लेता है डायरेक्ट, ऐसे आ जाएगा झुंझुनू। तो झुंझुनू एक नाम का एक जिला है राजस्थान के अंदर, वहाँ पर खेतड़ी, वहीं पर तांबे की खानें पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी के बराबर होगी। तो देखो 2 घंटे के लिए पूछ रहा है, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट। क्या हो जाएगा? 30 मिनट। अब देखो 2 घंटे का एक टाइम बताऊँ मैं आपको। गुजरात है अपना, भारत के अंदर एक राज्य गुजरात, और एक है अरुणाचल प्रदेश। इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का ही एक अंतर आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर सूरज में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस रहता है। अगर यहाँ पर 6 बजे निकलेगा अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ निकलेगा 8 बजे। तो इसको भी याद रखना। ठीक है, सबसे ये पूर्वी राज्य जो अरुणाचल प्रदेश, और ये सबसे पश्चिमी है गुजरात। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 15,
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, देखो ये कभी बड़ा भी पूछ रहा है छोटा भी पूछ रहा है। अगर बड़ा पूछ रहा है, मैं वो पूछ रहा हूँ छोटा बताओ पहले, सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। अगर ये पूछे सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा एशिया। तो एशिया महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा। अब देखो ये पाँच महाद्वीप की तुम्हें राजधानी याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये पूछे वो राजधानी नहीं, इन पाँचों की तुम्हें नदी याद होनी चाहिए। ये पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसकी हो जाएगी सबसे लंबी नदी नील नदी। ये पहले ही बता चुका हूँ मैं, कौन सी हो जाएगी? नील नदी। ये मिस्र से निकलती है, ठीक है, नील नदी, इसको याद रखना, नील नदी। दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेरिका, वो अमेजन। कौन सी है? अमेजन। और अगर हम इसकी बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो इसकी हो जाती है मिसौरी। क्या हो जाएगी? मिसौरी। इसको भी याद रखना, ठीक है, मिसौरी। और एशिया महाद्वीप की इसको हो जाएगी यांगटीसी। यांगटीसी ये चीन में पड़ती है, ठीक है, चीन में पड़ेगी यांगटीसी। और ऑस्ट्रेलिया वाली की बताऊं तो उसकी हो जाएगी मर्रे। क्या हो जाएगी? मर्रे। ठीक है, पाँच बता दी। आपको राइटिंग समझ में नहीं आ रही होगी, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ। देखो, अगर ये पूछे एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो आएगा आंसर यांगटीसी। अफ्रीका महाद्वीप की पूछे तो आंसर आएगा नील नदी। दक्षिण अमेरिका की पूछे तो आंसर आएगा तुम्हारा अमेजन। और उत्तरी अमेरिका की पूछे तो आंसर आएगा मिसौरी। और एक ऑस्ट्रेलिया बची। ऑस्ट्रेलिया की अगर पूछे सबसे लंबी नदी, तो आ जाएगी मर्रे। उसको मर्रे, ठीक है, मर्रे डार्लिंग भी बोलते हैं वैसे, मर्रे आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 16। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो देखो जीएसटी से अभी पूरे बहुत क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनना। आप चाहो तो इनको नोट भी कर सकते हो। अब देखो जीएसटी बात किया तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स, पहले तो गुड्स सर्विस टैक्स। क्या हो जाए? गुड्स सर्विस टैक्स। ये तो हो गया। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि इसमें क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं जीएसटी से पेपर में, तो पहला इसी का आंसर देखो, पहले ये कब लागू हुआ, पहला तो यही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। इसके अलावा अब देखो ये पूछता है कि जीएसटी किस समिति की सिफारिश पर लाई गई? किस समिति की सिफारिश पर लाई गई? तो इस समिति का नाम है विजय केलेकर। क्या है? विजय केलेकर। तो एक तो क्वेश्चन ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है कि ये में, तो संविधान के 279A में, ठीक है, 279A के अंदर है। और ये पूछे आपसे कि ये कौन से संविधान संशोधन विधेयक था या संविधान संशोधन बिल था? तो देखो दो प्रश्न यहाँ से बन सकती हैं, ये पहले ही बता चुका हूँ आपको कि अगर ये पूछे संविधान मतलब कौन सा कौन सा वा विधेयक है, ये विधेयक पूछे तो 122वां। और संविधान संशोधन पूछे कौन सा संविधान संशोधन हुआ, तो 101वां। ठीक है, इसको याद रखना। अगर ये पूछे विधेयक तो आंसर हो जाएगा 122। अगर आपसे ये पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन है तो 101। ठीक है, इसको भी याद रखना है। इसके अलावा और क्वेश्चन बन जाता है कि ये कैसा टैक्स है, तो ये अप्रत्यक्ष टैक्स है। कैसा है? अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है, कर, इनडायरेक्ट टैक्स। आगे दो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जीएसटी भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई, तो सबसे पहले की गई थी असम में। ठीक है, अगर ये पूछे सबसे लास्ट में किस में की, तो आंसर आएगा जम्मू कश्मीर। क्या आएगा? जम्मू कश्मीर सबसे लास्ट में। दो प्रश्न ये हो गए। एक लास्ट क्वेश्चन ये बचता है कि एक ये प्रश्न पूछ लेता है, ये भारत में जो जीएसटी लागू हुई है ये किस देश के मॉडल से ली गई है? किस देश के मॉडल से ली गई है, तो ये पता होना चाहिए। तो किस मॉडल से ली गई है, तो ये ली गई है कनाडा से। कहाँ से ली गई है? कनाडा मॉडल से। अगर ये पूछे विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुई, विश्व में अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या आ जाएगा आंसर? फ्रांस। तो इसको भी याद रखना। तो देखो अब मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। मैंने बताया जीएसटी जो विजय केलेकर समिति की सिफारिश पे आई, और 279A ये इतने आर्टिकल में, अनुच्छेद के अंदर, संविधान के अंदर, और 122वां विधेयक था, और 101 संविधान संशोधन था। और असम में सबसे पहले लागू की गई, और सबसे लास्ट में जम्मू कश्मीर में। और अगर आपसे ये पूछे कौन सा टैक्स है ये, तो अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं इसे। और ठीक है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि विश्व में सबसे पहले कहाँ लागू की गई, तो फ्रांस में। एक प्रश्न और देख लो, एक इम्पोर्टेंट हो रहा है ये कि ये पूछे जीएसटी कितने अंकों का नंबर होता है? कितने अंकों का नंबर होता है? तो 15 अंकों का होता है। कितने का होता है? 15 अंक। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 17। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अब देखो आरबीआई का मुख्यालय पूछ रहा है। आरबीआई का मतलब हो गया रिजर्व बैंक। तो आरबीआई मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? मुंबई। और मुंबई में कई मुख्यालय, देखो LIC का मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। दूसरा नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में, ठीक है।
इसके अलावा आपसे और आरबीआई का तो मुख्यालय इसमें है ही है। इसके अलावा आपका सेबी का मुख्यालय है, सेबी बैंक, ठीक है। तो ये चारों डिपार्टमेंट याद रखना कि आरबीआई का, एलआईसी का, नाबार्ड का और सेबी का, इन चारों कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है, ठीक है। इसको याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा आपसे ये पूछ लेता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई, ये बताओ आरबीआई बैंक की। तो आरबीआई बैंक की स्थापना हुई तुम्हारी 1 अप्रैल, तो इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को, इसको याद रखना, ठीक है। और जब ये स्थापना हुई थी तब इसका मुख्यालय कहाँ था, तब मुख्यालय था कोलकाता में। कहाँ था, कोलकाता। लेकिन वर्तमान में कहाँ पर है, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 18। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया। देखो ये भी प्रश्न अच्छा है, ये यूपी SSSC के एग्जाम में कई एग्जामों में रिपीट हो चुका है। तो उदय कुमार आंसर हो जाएगा इसका। अब ये पूछे कि ये स्वीकृति कब मिली इस प्रतीक चिन्ह की। ये चिन्ह ये वाला है, ध्यान रखना, इस तरीके से बना होगा, देखा होगा तुमने इस तरीके से। तो ये चिन्ह इसकी बात कर रहा है। तो ये स्वीकृति मिली थी 26 अगस्त, ये डेट याद रखना 2010 को। ये भी पेपर में पूछा जा चुका है, ये रेलवे के अंदर पूछा जा चुका है कि ये नया प्रतीक चिन्ह कब डिजाइन किया गया, 2010 में। किसने किया, उदय कुमार ने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो योजना आयोग, अब योजना आयोग की बात किया तो इस योजना को अब बंद कर दिया है, इसकी जगह क्या आ गया है, नीति आयोग। क्या आ गया है, नीति आयोग। ज़्यादातर लोगों को, सभी को पता होगा। अब योजना आयोग की पूछे, योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो आंसर आएगा 15 मार्च 1950। क्या आ जाएगा, 1950। तो बी आंसर होगा इसका पहले तो, ठीक है। इसको याद रखो, 15 मार्च 1950। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को जवाहरलाल नेहरू। अगर ये पूछे इसका उपाध्यक्ष कौन थे, तो गुलजारी लाल नंदा। क्या आएगा, गुलजारी लाल नंदा। इसको याद रखना कि अगर योजना आयोग का पहला उपाध्यक्ष पूछ ले, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। अब देखो नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग पे भी प्रश्न पूछ लेता है कि जो नीति दिखाई दे रही है, नीति की फुल फॉर्म पूछ लेता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अलावा आपसे ये पूछा नीति आयोग कब यहाँ पर लागू किया गया। तो नीति आयोग से अगर आपसे प्रश्न पूछे तो इसका क्या आंसर लगाना है, 1 जनवरी और 2015, ठीक है। 1 जनवरी 2015 इस तारीख से लागू हुई है। अब देखो वर्तमान में अभी हाल ही में इसके सीईओ और उपाध्यक्ष चेंज हो गए। अगर अध्यक्ष पूछे तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। अगर ये पूछे आपसे कि सीईओ बताओ इनके, नीति आयोग के, क्या पूछ रहा हूँ मैं, सीईओ पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है उपाध्यक्ष, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति नए बने हैं 2022 के अंदर। तो सीईओ की अगर बात की जाए कि सीईओ कौन है, तो परमेश्वर अय्यर। क्या आएगा आंसर, परमेश्वर अय्यर। इसे याद रखना, ठीक है, सीईओ। अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाएगा, उपाध्यक्ष कौन है इस समय, तो उसका आंसर हो जाएगा सुमन बेरी। क्या आ जाएगा, सुमन बेरी। इन दोनों को ध्यान रखना। तो दोबारा से बता दे रहा हूँ आपको, नीति आयोग का अगर उपाध्यक्ष पूछे को उपाध्यक्ष करना तो सुमन बेरी, और अगर सीईओ पूछे तो परमेश्वर अय्यर। और 1 जनवरी 2015 से ये लागू हुआ, ठीक है, नीति आयोग। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कितने लाख रुपए का मुद्रा ऋण प्रदान करता है। तो देखो सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू की गई। तो आंसर आएगा 8 अप्रैल 2015, ठीक है। इसको याद रखना। और जो मुद्रा पूछा कितने लाख रुपए लगी, तो 10 लाख रुपए इसका आंसर हो जाएगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये शुरुआत की गई इसकी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21। भारत में किस राज्य को लोकसभा व राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है। तो देखो जो सबसे सिंपल प्रश्न है, कल भी वीडियो में बताया, पिछली वीडियो में मैंने बताया कि ये लोकसभा की सीटें और राज्यसभा की, लोकसभा की 80 सीटें यूपी के अंदर और ये 31 हैं, सबसे ज़्यादा यही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, इसका पहला आंसर। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीट कितनी है लोकसभा की, तो आंसर क्या आ जाएगा, 48। इसको भी याद रखना, ठीक है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में इसमें सीटें 25। लेकिन तुम्हें कौन सा याद रखना है जो पेपर में आ सकता है। तो पेपर में देखो 4 राज्य याद रखने हैं। एक तो तुम्हें उत्तर प्रदेश सीट पता होनी चाहिए लोकसभा की, तो कितनी हो जाएंगी, 80। दूसरा महाराष्ट्र की पता होनी चाहिए, महाराष्ट्र की कितनी है, 48। इसके अलावा 2 राज्य और हैं, एक तुम्हें बिहार की और एक पश्चिम बंगाल की। इन दोनों की याद होनी चाहिए। अगर बिहार की पूछे तो 40 हैं और पश्चिम बंगाल की 42 हैं, क्योंकि ये 4 ही स्टेट ऐसे हैं जिनकी सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। इसी तो फिर सब कम है। तो उत्तर प्रदेश में 80, महाराष्ट्र की 48 और बिहार की अगर पूछे लोकसभा सीटें 40 और पश्चिम बंगाल की 42, ठीक है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं फिर इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो देखो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन पूछा है बिल्कुल लेकर, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पद के ग्रहण के दिन से 5 साल के रहेगा। अब राष्ट्रपति आया तो राष्ट्रपति से देखो 3 प्रश्न बताऊं तुम्हें। एक 108 ये अनुच्छेद है, ये संयुक्त बैठक के लिए, अगर राष्ट्रपति को इतनी पावर दी गई है कि वह संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या बुला सकता है? संयुक्त बैठक। अब देखो यहाँ से भी घुमा देता पेपर वाला कि 108 अनुच्छेद में ये तो दी गई है संयुक्त बैठक, लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, क्या पूछे? अध्यक्षता, तो आएगा आंसर लोकसभा अध्यक्ष। क्या आएगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आंसर क्या आना चाहिए? लोकसभा अध्यक्ष। इसको याद रखना। तो मैंने क्या बताया? मैंने ये कहा आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक का जो अधिवेशन है, या मान लो संयुक्त अधिवेशन का 17वां कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन अगर ये पूछे उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। इसके अलावा 2 आर्टिकल और हैं जो बार बार पूछे जाते हैं पेपर में। एक आर्टिकल 72, इसमें आपको पता होगा, इसमें राष्ट्रपति को इतनी पावर दी है किसी व्यक्ति की, वो चाहे तो फांसी की सज़ा माफ़ कर सकता है। किसकी? फांसी की सज़ा। तो दंड से है ये संबंधित है। अगर एक अनुच्छेद 61 इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 61 में क्या दिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया इसी 61 के तहत ही लगाई जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद किसके तहत? 61 के तहत। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ये 22 हो चुके तुम्हारे। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 23। ठीक है, तो 23 में देखो, भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक किससे व्यादेशित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बताओ इसका आंसर 23 का। तो आंसर हो जाएगा राज्य के नीति तत्व। अब जब पूछे राज्य के नीति तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो आंसर क्या आएगा? आयरलैंड। ये ज़्यादातर मोस्टली लोगों को पता रहती है। ठीक है, अगर तुम्हें नहीं पता है तो 1 नंबर से तुम पीछे चल रहे हो। ठीक है, लेकिन नीति तत्व पूछे कौन से उसमें दिए हैं अनुच्छेद में, तो ये 36 से लेकर 51 तक दिए गए हैं। इसको भी याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो केंद्र और राज्य वही बना सकती है जहाँ पर दोनों सहमत होते हैं, तो वो हो जाएगी समवर्ती सूची। क्या हो जाएगी? समवर्ती सूची। आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। अब देखो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बना रहा हूँ मैं तुम्हें कि इसके अंदर ये पूछता है कि विषय पूछता है संघ सूची के अंदर। तो संघ सूची के अंदर देखो, पहले जब संविधान तैयार हुआ था तब इसके अंदर विषय थे 97 और अब वर्तमान में कितने हैं? 100। तो इसको याद रखना। दूसरा, समवर्ती सूची के अंदर पूछे तो पहले विषय थे 47 और अब वर्तमान में कितने हैं? तो 52 है। और अगर इसकी बात किया राज्य की, बताए राज्य सूची, तो राज्य सूची के अंदर पहले थे 66 और अब कितने हो गए? 61। तो इसमें तो 5 कम हो गए। ठीक है, और इसमें 5 बढ़ गए हैं, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघ सूची में विषय पहले 97 थे, अब 100 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61। इसमें कम हो गए। तो सबसे ज़्यादा पूछे अगर तो किस में आएंगे? संघ सूची में। तो आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो लोकसभा के सत्र बुलाए जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 बार, वर्ष में 2 बार कम से कम। इसकी बात किया, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला कृत्रिम सदैव कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। ये अगर साइंस पढ़ी होगी आपने तो आपको तुरंत आंसर आ गया होगा। आगे बढ़ा 27, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को सही दृष्टि करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो देखो 2 प्रश्न बनते हैं हमेशा यहाँ से। ये अगर ये पूछे निकट दृष्टि, तो निकट के लिए तो हो जाएगा आंसर अवतल। अगर ये उत्तल के लिए पूछता है तो उत्तर के लिए होता है दूरदृष्टि। कौन सा हो जाता है? दूरदृष्टि। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दूर के लिए क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि के लिए उत्तल और अवतल के लिए हो जाएगा निकट दृष्टि। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो देखो ये भी कई एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है ये। तो यहाँ पर तरल अवस्था में ये पूछ रहा है धातु, ऐसी कौन सी धातु है जो हमें लिक्विड की फॉर्म में दिखाई देती है? वो हो जाएगा पारा। इसको बोलते हैं Hg। अब देखो पारे, जल में पारे के प्रदूषण के कारण, जल में पारा के प्रदूषण के कारण एक रोग हो जाता है, इसका नाम है मिनी माता। जिसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मिनी माता रोग। तो मिनी माता रोग कब हो जाता है? जब जल के अंदर पारे से प्रदूषण फैल जाए, तो कौन सा रोग हो जाएगा? मिनी माता। ठीक है, तो दोनों प्रश्न हो गए। इसके अलावा देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और बता रहा हूँ। जैसे ये तरल अवस्था दिखाई दे रही है, इसमें क्या लिख रहा है? धातु। अगर ये पूछता कि अधातु बताओ कि अधातु कौन सी होगी, तो अधातु में आंसर आ जाएगा ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा? ब्रोमीन। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, किसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है? तो पिछली बार ही बता चुका हूँ, इसको कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन ये। तो देखो विटामिन रिकेट्स की बात करें तो आंसर तो ये हो जाएगा ए, मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इससे हो जाएगा तुम्हारा रतौंधी। क्या हो जाएगा? रतौंधी।
अगर विटामिन बी से पूछे तो इससे हो जाएगा थायमीन, कौन सा हो जाएगा, थायमीन। विटामिन सी से कौन सा हो जाएगा, स्कर्वी, क्या हो जाएगा, स्कर्वी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो गुर्दों से संबंधित है। तो गुर्दों से संबंधित पूछ रहा है, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा नेफ्रोलॉजी। और गुर्दे की इकाई पूछे कि गुर्दे की इकाई बताओ, यूनिट क्या होती है, तो उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। यही पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना कि गुर्दे की इकाई कौन सी है, नेफ्रॉन। ये प्रश्न 30 तुम्हारे हो चुके हैं। आगे अब 5 नंबर की हिंदी आ रही है, तो अब हिंदी को देखते हैं फिर। ठीक है, तो हम हिंदी देखते हैं कि हिंदी में क्या बोला है। तो वो पहला प्रश्न दिया, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का शब्द क्या होगा, तो ये सबको पता रटा हुआ है कि प्रत्यक्ष का मतलब होता है परोक्ष, क्या हो जाएगा, परोक्ष, इसका उल्टा। और प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, एक अप्रोच, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का आंसर क्या हो जाएगा, परोक्ष, या इसे हम अप्रत्यक्ष बोल सकते हैं। और सुंदर की बात की जाए कि सुंदर का विलोम बताओ, तो सुंदर का विलोम होता है कुरूप, क्या हो जाएगा, कुरूप, इसको भी याद रखना। और प्रत्यय की बात किया तो इसका हो जाएगा अप्रत्यय, क्या हो जाएगा, अप्रत्यय। तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द निम्न में कौन सा गलत है। तो देखो 3 सही है इसके अंदर, 1 गलत है, तो 3 पहचान लो। जंगल की आग में क्या बोलते हैं, दावानल, ये तो एकदम सही है। आगे की सोचने वाला, ये अग्रगामी, ये गलत है, क्योंकि इसका हो जाएगा दूरदर्शी, क्या हो जाएगा, दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब ये होता है जो आगे सोचने वाला। समुद्र की आग, ये भी सही है। पेट की आग, जठराग्नि, यही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, कमल शब्द का पर्यायवाची क्या हुआ। तो देखो कमल से मैं कई तुम्हें पर्यायवाची बताने वाला हूँ, इन्हें सुनते जाना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो पहले हम देखें कमल का इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है, तो कमल का हो जाएगा इंदिवर। अब देखो इसके अलावा कई हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है अम्बुज, कौन सा हो जाएगा, अम्बुज। अम्बुज भी पर्यायवाची होता है। एक होता है उत्पल, कौन सा हो जाएगा, उत्पल, इसको भी याद रखना। एक होता है तुम्हारा अब्ज, क्या हो जाएगा, अब्ज, तो इसको भी याद रखना। अब्ज के अलावा एक हो जाएगा बारिद, कौन सा हो जाएगा, बारिद। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हो जाएगा एक कोबले, क्या हो जाएगा, कोबले। ठीक है, और बताऊँ इसके अलावा एक होता है हम्बोज, क्या हो जाएगा, हम्बोज। तो ये तो वो है जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है 6, अम्बोज, बारिद, कुबले, उत्पल, अब्ज, और एक जो अम्भोज है ये, ठीक है, माँ मच्छी भाव पे लगी हुई है, तो अम्भोज। तो 6 तो ये हैं। इसके अलावा कुछ नॉर्मल से और हैं जो बेसिक हैं, वो ज़्यादा सब लोगों को पता है, जो बेसिक लोगों के नाम पर हैं। जैसे नाम ले सकता है पंकज, ठीक है, ये हमारे नाम के नाम के ऊपर ही दिया है, पंकज हो गया। और एक तुम्हारा देखो नीरज, ठीक है, एक अरविंद, ठीक है, अरविंद के अलावा एक है सरोज, ठीक है, सरोज के अलावा एक हो जाएगा राजीव, कौन सा हो जाएगा, राजीव। तो ये बेसिक हैं, इनके भी क्या होते हैं, पर्यायवाची, यही होगा ये कमल का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो देखो ये ज़्यादातर लोगों को पता होती है वैदेही वनवास, जिन्होंने अगर हिंदी थोड़ी सी पढ़ी होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय। अब देखो रामधारी दिनकर से अगर कुछ तुम्हें थोड़ी सी रचना बताऊं, तो रामधारी दिनकर से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, उर्वशी, ये बहुत पूछी जाती है, उर्वशी। उर्वशी कौन की है, रामधारी दिनकर। एक है रसिमरथी, कौन सी हो जाएगी, रसिमरथी। ठीक है, एक तो ये हो गई। एक इम्पोर्टेंट है संस्कृति के 4 अध्याय, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संस्कृत के 4 अध्याय, इसको भी याद रखना। ठीक है, 3 बताइए मैंने, पहली उर्वशी, दूसरी रसमरती और तीसरी संस्कृत के 4 अध्याय। ठीक है, इन तीनों को आप याद रखना, इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा थोड़ी सी एक तो इसकी भी देख लो जो नीचे लिखे हुए हैं, मैथिसढ़ गुप्त। तो मैथिसढ़ से गुप्त से भी पूछ लेता है। पहली सबसे ज़्यादा इनकी पूछी जाती है, बहुत हाईलाइट है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत रिपीट होती है, साकेत। और एक होती है पंचवटी, कौन सी होती है, पंचवटी। 2 तो जो इतनी जनरल है कि मतलब पेपरों में आ जाती हैं। और एक याद रख लेना यशोधरा, कौन सी, यशोधरा। तो अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपका रिवीजन हो गया होगा इससे। अगर नहीं पढ़ी है तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं या आप देख भी सकते हैं। आगे देखो प्रश्न नंबर 40, नाक का बाल होना, ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है। तो नाक का बाल वही व्यक्ति होता है जो ज़्यादा नज़दीक करीब रहे, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, अधिक प्रिय, जो ज़्यादा से प्रेम करता हो, तो अधिक प्रिय आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तो नाक का बाल का मतलब हो जाएगा आंसर सी। तो ये तुम्हारी हिंदी यहाँ समाप्त होती है 5 नंबर की। अब हम इस पर चलते हैं करंट पर, कि हमारी 10 नंबर की करंट। तो करंट देखो यहाँ से स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 51 से। तो देखो करंट पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया है तुम्हें,
जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर सामूहिक योगाभ्यास का नेतृत्व किया था। तो देखो ना वाराणसी आंसर होगा, ना तुम्हारा लखनऊ, ना हैदराबाद। आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। और मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो इसको याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52, जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो देखो ये भी अभी चर्चा में रहा है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को? तो आंसर हो जाएगा कुरिल द्वीप। क्या आ जाएगा? कुरिल। ए आंसर हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना, कुरिल द्वीप के बीच हुआ है। तीसरा देखो आगे, प्रश्न नंबर 53, मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो देखो इसको भी ध्यान से अगर पढ़ें तो इसका क्या पूछना चाह रहा है? इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा 53 का आंसर हो जाएगा सी नहीं, आंसर होगा दक्षिण कोरिया। तो 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश, ना तो जापान आंसर होगा, ना वियतनाम और ना भारत। आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54, भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 के तहत निर्मित 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की अंतिम पनडुब्बी का क्या नाम है? तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 54, तो इसका आंसर हो जाएगा INS बागीस, ठीक है इसका आंसर। तो करंट में तो आपको रटने पड़ेंगे प्रश्न, तो इसलिए इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन कर नहीं रहा, केवल तुम समझते जाओ ना, ठीक है। आगे देखो, प्रश्न नंबर 55, मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया? तो इसका क्वेश्चन पूछा है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा आयोजित समारोह किया गया, तो इसका आंसर होना चाहिए देव सहाय पिल्लई। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा इसका। तो प्रश्न ये दिया था, मई 2022 में पोप फ्रांसिस वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया? तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर इसका क्या है? बी, देव सहायम पिल्लई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 56, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो करंट के दृष्टि से अगर देखें तो 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ रहा है। तो इस किसको बनाया गया है? तो ये बनाया गया राजीव कुमार को, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछे कि ये बताओ निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना पूछे तो आंसर आएगा 25 जनवरी 1950 को। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेने से। और आर्टिकल की बात करें, चुनाव के निर्वाचन आयोग कौन से आर्टिकल किस में? तो 324 से लेकर 329 तक के बीच में यहाँ दिया है। इसके अलावा आपसे ये पूछा है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है इनका? तो 6 वर्ष का होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका 65 वर्ष तक, ठीक है। अगर 6 साल का कार्यकाल होता है, वैसे अगर कोई व्यक्ति मान लो उसकी मतलब 64 साल में लगा, मान लो 62 साल में अगर बना दिया वो, तो 3 साल बाद उसे रिटायरमेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है, 62 के बाद, क्योंकि 65 पर तो ये एंड है। अगर वो थोड़ी कम उम्र पर है तो वो पूरे 6 साल कवर करेगा। तो ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके अलावा इसमें यही पूछ रहा था कि ये भाग कौन से में, तो भाग भी याद रखो। निर्वाचन आयोग भाग दिया है 15 में, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा कि 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना, और 324 आर्टिकल से 329 तक में दिया गया है डाटा, और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, या फिर 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, वो वर्ष नहीं है, आयु है। आगे एक प्रश्न ये पूछ लेता है कि ये किस भाग में, तो 15 भाग में। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा प्रश्न नंबर कितने हो गए? 56 प्रश्न हो गए। प्रश्न नंबर 57 देखो तो फिर आगे 57 में दिया है, मार्च 2022 में नौसेना किस जहाज को प्रेसिडेंटस कलर से सम्मानित किया गया? तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, INS बलसुरा। आगे बढ़ते हैं। 58, जुलाई 2022 में कौन राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य पूछ रहा है, इसमें कौन सा राज्य है? तो वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड लागू की है। अगर ये पूछे नीति आयोग है वो किस फॉर्मूला बेस बनी हुई है, तो ये तुम्हारी बनी है 5+3+3, सॉरी इसे छोड़ो, इसको उसमें छोड़ो, तो थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, इसको छोड़ दो। आगे देखो, प्रश्न नंबर 59, मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो देखो अमृत सरोवर की बात कर रहा है, तो ये अमृत सरोवर अपने यूपी में किया गया, इसलिए और इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो प्रश्न नंबर 59 का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये इसको दोबारा पढ़ लो, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मई 2022 में किस राज्य में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 60,
हाल ही में किसी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष, देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई भी जो 6 महीने के अंदर कोई भी नई नियुक्ति होती है उससे क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान रखना। तो CBSE का वो पूछ रहा है तुमसे अध्यक्ष कौन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, निधि छिब्बर। क्या हो जाएगा, निधि छिब्बर। जो इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि महिला और बनाई गई है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 61 देखो, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो गमोचा सांस्कृतिक प्रतीक पर पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61। तो 61 का आंसर होना चाहिए तुम्हारा असम। क्या हो जाएगा, असम। और असम में सत्रिया और बिहू दो क्या है, लोक नृत्य। अब देखो थोड़ा सा मैं इन दो जो बच रहे हैं, केरल के अंदर एक महोत्सव बनाया जा रहा है, तो केरल के अंदर कौन सा महोत्सव जो इस समय हाईलाइट है वो है त्रिशूरपुरम। कौन सा, त्रिशूरपुरम। इसको याद रखना कि त्रिशूरपुरम महोत्सव कहाँ बनाया जा रहा है, केरल में। इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर और कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर देखो इन दोनों को छोड़ो, मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकते हैं। पहला आदिपुरम, कौन सा, आदिपुरम। आदिपुरम महोत्सव कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। कहाँ पर, तमिलनाडु में। तो इसको याद रखना, आदिपुरम। और केरल में कौन सा बताया था मैंने, त्रिशूरपुरम। इसके अलावा एक तुम्हारा तेलंगाना में और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो तेलंगाना के अंदर है बोनालू। क्या है, बोनालू। ये भी महोत्सव बनाया जा रहा है, ये कहाँ पर है, तेलंगाना। ठीक है, इसको याद रखना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक राजस्थान अगर दिया तो देखो राजस्थान से पूछ सकता है कि अभी हाल ही में एक नया यहाँ पर महोत्सव बनाया गया है, वो कौन सा, मत्स्य। ठीक है, तो मत्स्य ये वाला, इसको देखो अच्छे से लिख दूँ मैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य। ये वाला महोत्सव बनाया गया कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, और देखो हरियाणा में एक वो लगता है फरीदाबाद के अंदर, सूरज कुंड मेला। कौन सा रहता है, सूरज कुंड मेला। तो इसको भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 62। कौन सा हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो देखो इसे तो देख के तुरंत बता दोगा, थोड़ा सा मैप देखा हुआ तो अब देखो अगर इसकी बात करें, उत्तर प्रदेश तो लगता ही है हरियाणा से बिल्कुल है साइड में, क्योंकि सहारनपुर के साइड में लगता है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ तो लगता ही है। राजस्थान जैसे इसके बगल में, क्योंकि हरियाणा वाले और राजस्थान वाले सेम भाषा बोलते हैं, तुम्हें पता है। तो यहाँ पर ये बचा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश इसके नीचे है, उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में पड़ता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। तो मध्य प्रदेश आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये तो याद होगा, ये आ गया तुम्हारा प्रश्न है क्या तुम्हारे उससे, संगठन से। तो इसका आंसर पूछ रहा है कि यूनेस्को मुख्यालय, सिंपल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस में। जकार्ता में एक है आसियान का मुख्यालय, कहेगा आसियान। ये पूछ सकता है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर है। न्यूयॉर्क के अंदर है यूनिसेफ का, कहेगा यूनिसेफ। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और मेलबर्न ये एक शहर है जो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर शहर है ये मेलबर्न। तो यूनेस्को का पेरिस आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, तो देखो बड़ा सिंपल प्रश्न है ये भी। नोबेल पुरस्कार कहाँ से दिया जाता है, पहले तो ये बताना चाहिए। तो देखो नोबेल पुरस्कार पहली बात तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 3 तो दिए हैं तुम्हें, रसायन, चिकित्सा, अर्थशास्त्र। इसके अलावा एक साहित्य में दिया जाता है, कहीं में दिया जाता है, साहित्य में। एक दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, कहीं में दिया जाता है, शांति में। तो साहित्य हो गया, और एक तुम्हारा शांति हो गया, और एक पॉइंट और बचा, एक तुम्हारा इसमें भौतिक हो गया, भौतिक नहीं दिया तो भौतिक और हो गया। ठीक है, भौतिक विज्ञान। ये 6 जो क्षेत्र हैं इसमें दिया था, रसायन में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, साहित्य में, शांति में और भौतिक में। ये 6 में तो दिया ही जाता है। इसके अलावा जो शांति वाला है ये तुम्हें देता है नॉर्वे देश। कौन देता है, नॉर्वे। और बाकी के जो 5 हैं ये मिलता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। तो इसको देखो दोबारा लिख रहा हूँ कि जो छठवां ये मतलब जो 5 जो अवार्ड दिए जाते हैं ये दिए जाते हैं किसमें, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम से। कौन से, स्टॉकहोम। लेकिन ये पूछे शांति कौन देता है, तो शांति का नॉर्वे की सरकार देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। अभी देखो पिछले यूपी पैट के अंदर ये पूछा गया था कि भारत में पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किस एशियाई व्यक्ति को दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो इसको याद रखना कि साहित्य में सबसे पहले किसे दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को।
ठीक है। अर्थशास्त्र में पूछ लेता, अर्थशास्त्र का आंसर हो जाएगा अमृत सेन। क्या हो जाएगा? अमृत सेन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 65। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो देखो, मोर तो अपने भारत का हो गया सीधे सीधे, लेकिन इसने पूछा है भूटान का बताओ, कि भूटान का आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो, भूटान का हो जाएगा काला कौवा। क्या हो जाएगा? काला कौवा। और ये अपने भारत का है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 66। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर तुमने सुना होगा कि इस पर 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनबी ने। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। यही पूछ लेता है, किसने किया था? मोहम्मद गजनबी ने। इंपॉर्टेंट है। तो सोमनाथ मंदिर की बात है, कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में एक जिला है सौराष्ट्र। कौन सा है? सौराष्ट्र, यहाँ पड़ता है। एक प्रश्न ये पूछा, सोमनाथ मंदिर किसको समर्पित है। तो भगवान शिव को समर्पित है। किसको? शिव को। तो यहाँ से यही प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 67। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अब ये बताओ, ये दिवस किसी को नहीं याद होगा, क्योंकि एक ये अच्छा नया प्रश्न और हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब बनाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 15 मई। ठीक है जी, आंसर होगा इसका। आगे देखो, 68। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनलहुड इन आवर टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी। ये नई पुस्तक है और ये लिखी है सलमान खुर्शीद ने। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 68 तो हो गई, 2 प्रश्न और रह गए और ये तुम्हारा टॉपिक खत्म, पूरा प्रैक्टिस सेट। हीरो इंडियन सुपर लीग 2021-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता। तो देखो, ये भी करंट का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद FC। क्या हो जाएगा? हैदराबाद FC। लास्ट प्रश्न बचा, 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो देखो इसको याद रखना। 31वां संविधान ये पूछा है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा प्रोफेसर राम दरद मिश्र। और इन्होंने एक कविता संग्रह की है जिसका नाम ये है, मैं तो हूँ, मैं तो यहाँ हूँ, मैं तो यहाँ हूँ। ये कविता संग्रह किसने लिखी है? रामदरस मिश्र। इन्हीं के चक्कर में क्या मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार। ठीक है, ये यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। 55 प्रश्न हमने कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर करें और लाइक करें। अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें। ठीक है।